हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल से ही बिहार में जो है ग्रामीण व्यवस्था सशक्त थी। गांव की व्यवस्था ग्राम पंचायत से पहले संचालित हुआ करती थी। ग्राम पंचायत 5 प्रशासनिक इकाइयों में बटी हुई थी। ग्राम के मुखिया अर्थात गांव के मुखिया को ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। गांव में सामूहिकता के भाव थे। ग्राम पंचायतों के शक्तिशाली होने से गांव हर दृष्टि से संपन्न था और स्वावलंबी था। ग्राम पंचायत का अस्तित्व मुगल काल तक ऐसा ही बना रहा, परंतु अंग्रेजों की औपनिवेशिक शासन व्यवस्था आने से सामुदायिकता के स्थान पर अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को विशेष महत्व दिया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक अर्थात जो परंपरा से आ रही थी भारतीय ग्रामीण व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गया। गांव अब बदहाली की स्थिति में पहुंच गया। गांव की असहाय स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनर्स्थापना से ही संभव है। तो आप लोग इस कथन को याद रखेंगे कि गांधी जी ने कहा था कि भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। भारतीय संविधान में पंचायत व्यवस्था को सशक्त करने के लिए प्रावधान लाए गए। स्वतंत्र भारत के केंद्रीय सरकार में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1956 में एक समिति का गठन किया था, जिसने अपनी संस्तुति में 1957 में बिहार को सौंपी थी। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए किस वर्ष समिति का गठन किया, तो 1956 में, और जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। और इन्होंने कब जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो ठीक अगले वर्ष अर्थात 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12 जनवरी 1958 को प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए राज्यों को इसे क्रियान्वित करने को कहा था। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में स्थापित हुई, तो राजस्थान में। और कहाँ, तो राजस्थान के नागौर जिले में। आगे है, बिहार राज्य सहित पूरे भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। अब आइए चलते हैं, पढ़ते हैं संवैधानिक व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 40 में दिए गए राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि
राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगी और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगी। तो याद रखेंगे कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगी और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगी। यह किसमें कहा गया, अर्थात किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 40 में। वे एक स्वायत्त शासी सरकार की इकाई के रूप में काम कर सकेगी। किसके बारे में बोला जा रहा? तो ग्राम पंचायत के बारे में। आगे है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करके राज्यों को इनका गठन करने की शक्ति दी गई। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास में जनता की सहभागी के उद्देश्य से लेकर प्रारंभ किया, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो सफल न हो सका, अर्थात यह भी असफल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिससे अपनी रिपोर्ट 1957 में सरकार को सौंप दी। इन्होंने पंचायती राज की योजना प्रस्तुत की। इस समिति ने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे हम लोग पंचायती राज कहते हैं। अब है पंचायती राज संबंधी संवैधानिक व्यवस्था। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज की परिभाषा के बारे में वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में, अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन करने में, तीसरा अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना करने में, अनुच्छेद 243 डी में स्थानों का आरक्षण करने में, अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों की अवधि निर्धारित करने में, अनुच्छेद 243 एफ में सदस्यों के लिए निहरताएं, अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में, अनुच्छेद 243 एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियों के बारे में, अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन करने के बारे में, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में, अनुच्छेद 243 एल के अंतर्गत संघ राज क्षेत्रों को लागू होना, अनुच्छेद 243 एम में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, अनुच्छेद 243 एन में विद्यमान विधियों
और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 ओ के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। तो आप लोग इन सभी अनुच्छेदों को याद रखेंगे। आगे है 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू किया और जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बतौर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की, जिसने 2001 से काम करना शुरू किया है। इस अधिनियम ने बिहार के 1947 एवं 1961 के पंचायती राज व्यवस्था को निरस्त कर एक मजबूत व्यवस्था की आधारशिला रखी है। अर्थात जो पहले 1947 और 1961 में पंचायती राज विधेयक था, उसे अब जो है निरस्त कर दिया गया और अब एक मजबूत व्यवस्था की आधारशिला रखी गई थी। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि सबसे निचले स्तर पर कौन है, तो ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर कौन, तो पंचायत समिति और जिला स्तर पर कौन है, तो जिला परिषद। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता, पंचायत समिति के प्रमुख को प्रमुख कहा जाता है और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में 38 जिला परिषद है। अर्थात बिहार में कुल जिला परिषदों की संख्या 38 है, जबकि पंचायत समितियों की संख्या 534 और ग्राम पंचायतें की संख्या 8474 है। अब हम लोग बिहार में पंचायत राज अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। 1947 में देश को आज़ादी मिलने के साथ ही बिहार में बिहार ग्राम पंचायत राज अधिनियम का गठन किया जा चुका है। उसके बाद बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 का गठन किया गया था। अर्थात सबसे पहले 1947 का अधिनियम और उसके बाद फिर 1961 का अधिनियम, जिसके तहत प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। अर्थात जो है 1961 तक 2 स्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान में 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। अब है आज़ादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई समितियों का गठन किया गया था और फिर पंचायत का वर्तमान स्वरूप 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा गठित सिंघवी समिति की देन है। अब आइए आगे समझते हैं सिंघवी समिति के बारे में। तो सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो याद रखेंगे कि किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन की रूपरेखा तैयार की गई, तो सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के 73वें संशोधन में निहित
सत्ता के विकेंद्रीकरण की मूल भावना को अमल में लाने के उद्देश्य से बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था अर्थात अब जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अलावा इस अधिनियम में ग्रामीण न्याय व्यवस्था हेतु ग्राम कचहरी की अवधारणा को भी शामिल किया गया है। वहीं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत निम्नलिखित विशेष प्रावधानों को जोड़कर पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सामुदायिक केंद्रित एवं सशक्त बनाने की कोशिश की गई है। तो अब हम लोग जानते हैं कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत कौन कौन से विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं पंचायत राज व्यवस्था में। तो पहला है महिलाओं के लिए सभी स्तरों के सभी कोटियों में एक पदों सहित सभी पदों पर 50% का आरक्षण, अर्थात इसमें जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इसके दूसरा मुख्य प्रावधान है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ष को सभी स्तरों एवं पदों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। तीसरा मुख्य बिंदु है कि इसमें पिछले वर्ग को सभी तीनों स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण दिया गया है। चौथा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। चौथा प्रावधान है कि पांचवा प्रावधान है कि ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक में निर्धारित कोरम पूर्ति अनिवार्य होगी। छठा प्रावधान है कि पंचायती राज के निर्वाचित पदधारकों को अपने अधिकारों के दुरुपयोग तथा दुराचार आदि कारणों से हटाने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त से वापस लेकर सरकार में निहित होगी। नेक्स्ट प्रावधान है कि तीनों स्तरों के पंचायतों के निर्वाचित पदधारकों एवं संबंधित सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए लोकायुक्त की भांति लोक प्रहरी का भी प्रावधान किया गया है। अगला प्रावधान है कि पंचायती राज के निर्वाचित पदधारकों को लोक सेवकों का दर्जा दिया जाएगा। और आखिरी प्रावधान है कि पंचायती राज के पदधारकों हेतु भत्ते का भी निर्धारण इसमें किया गया है। अब आगे है राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन कार्य का प्रावधान किया गया है, अर्थात पंचायत का जो चुनाव है यह किसके अंतर्गत है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य पंचायत वित्त आयोग की संस्तुति पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए धनराशि की उपलब्धता का दायित्व राज्य सरकार के अधीन होगा, अर्थात पंचायत वित्त आयोग की संस्तुति पर पंचायती राज संस्थाओं को यदि विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए धन चाहिए तो वह धन जो है कौन उपलब्ध कराएगा, तो राज्य सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम के विवादों के निष्पादन हेतु
ग्राम कचहरी का प्रावधान किया गया है। अर्थात गांव में यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा करने के लिए ग्राम कचहरी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर जिला आयोजन समिति का गठन किया गया, जो जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत द्वारा योजित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायतार्थ अर्थात सहायता के दायित्व निभाने का प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था बिहार में त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे के स्तर पर ग्राम पंचायत है जो कि गांव के स्तर पर है। वहीं दूसरा है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है जो विकेंद्रित लोकतंत्र के मध्य स्तर पर है। और तीसरा है तृतीय स्तर पर जिला परिषद। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे। पहले है ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायत राज की बुनियादी तथा सबसे बड़ी सभा है, जिसके सदस्य जो हैं गांव के मतदाता होते हैं। अर्थात ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वे कौन होंगे, तो गांव के मतदाता। यह एक अस्थाई सभा है, अर्थात ग्राम सभा भी एक अस्थाई सभा है। पंचायती राज की अन्य सभी संस्थाएं जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की सभा है, जबकि ग्राम सभा जो है सभी मतदाताओं की सभा है। अर्थात ग्राम सभा में सभी मतदाताएं भाग लेते हैं, जबकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आगे है ग्राम सभा के लिए गए निर्णय को किसी भी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात ग्राम सभा यदि कोई निर्णय ले लेती है तो उस निर्णय को ना ही ग्राम पंचायत, ना ही पंचायत समिति और ना ही जिला परिषद बदल सकता है। आगे है जिस गांव की जनसंख्या 250 हो वहां ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ग्राम सभा का गठन कहाँ किया जा सकता, तो जिस गांव की जनसंख्या 250 हो वहां ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। यदि जनसंख्या 250 से कम है तो एक से अधिक ग्रामों को सम्मिलित करके ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। ठीक है। बिहार में ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें कि बिहार में ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठक बुलाए जाने की प्रावधान है, तो 4 बैठक बुलाए जाने की प्रावधान है। प्रत्येक ग्राम सभा में एक निगरानी समिति का गठन किया जाता है, जो अर्थात जिसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य है कि स्थानीय प्रशासनिक कार्यों के आकलन करना एवं देखरेख करना। नेक्स्ट पॉइंट है गांव का कोई भी वयस्क ग्राम सभा का सदस्य होता है। अर्थात गांव का कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल का हो चुका है वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ग्राम सभा का प्रधान मुखिया अर्थात ग्राम सभा का जो हेड है वह क्या कहलाता, तो वह मुखिया कहलाता है, जो सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और ग्राम सभा के प्रधान को
मुखिया कहते हैं। यह किसके द्वारा निर्वाचित होता? तो यह सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत की वास्तविक शक्ति ग्राम सभा के हाथों में निहित होती है। अर्थात ग्राम पंचायत की जो रियल शक्ति वह किसके हाथों में है? तो ग्राम सभा के, क्योंकि ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी जो भी कार्य करती है अर्थात जो भी काम करती है उसके लिए ग्राम सभा की सहमति होना जरूरी है अर्थात आवश्यक है। ग्राम सभा की कार्यकारिणी का गठन ग्राम प्रधान अर्थात मुखिया की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे कि ग्राम सभा की कार्यकारिणी का गठन किसकी अध्यक्षता में? तो मुखिया की अध्यक्षता में। और कितने सदस्य समिति द्वारा किया जाता? तो 8 सदस्यीय समिति द्वारा इसका गठन किया जाता है। किसका? तो ग्राम सभा का। कार्यकारिणी के 4 सदस्य ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 4 को प्रधान मनोनीत अर्थात मुखिया मनोनीत करता है। 8 सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उप प्रधान अर्थात उप मुखिया चुना जाता है, जो कि मुखिया के अनुपस्थित होने पर कार्य करता है। कार्यकारिणी की ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों अर्थात सभी कामों को, नीति निर्धारणों को तथा कार्य मूल्यांकन आदि का संचालन करती है। अर्थात ये जो कार्यकारिणी का गठन किया गया वे ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य हैं अर्थात नीति निर्धारण करना, कार्य मूल्यांकन करना आदि, इन सभी का जो है यह संचालन करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था है जिसे जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है तथा अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु पहले उनकी सहमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है मुखिया, उपमुखिया और सभी वार्ड सदस्यों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होता? तो उसमें मुखिया सम्मिलित होगा, उप मुखिया होगा और सभी वार्ड सदस्य उसमें शामिल होंगे। आगे है बिहार में प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया है। इस चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। अब आगे है ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियां। तो ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियां हैं। पहला है योजना समन्वय एवं वित्त समिति, दूसरा उत्पादन समिति, तीसरा सामाजिक न्याय समिति, चौथा शिक्षा समिति, पांचवा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति और छठा है लोक निर्माण समिति। ये सभी जो है ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियां हैं। अब है बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित की गई है। ग्राम पंचायत के कुल 6 अंग हैं, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल तथा ग्राम कचहरी आते हैं। आगे है ग्राम पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। अब है पंचायत समिति। पंचायत समिति का गठन
प्रखंड स्तर पर किया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच का कड़ी का काम करता है, अर्थात इन दोनों को जोड़कर रखता है। पंचायत समिति के सारे कार्य अर्थात पंचायत समिति के सभी काम जो हैं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के विभिन्न धाराओं एवं नियमों के अनुकूल संचालित किया जाता है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति के एक सदस्य का निर्वाचन का प्रावधान है, अर्थात प्रत्येक 5000 में एक निर्वाचन सदस्य होंगे। इन सदस्यों के अलावा उप प्रखंड के ग्राम पंचायत के मुखिया एवं लोकसभा के सांसद पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। इन समितियों में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। पंचायत समिति की अस्थायी समितियां हैं सामान्य अस्थायी समिति, वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति और लोक निर्माण समिति। ये सभी जो है पंचायत समिति की अस्थायी समितियां हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा स्तर जिला परिषद के बारे में। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जिला परिषद का क्या काम है। तो यह जो है ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति का नीति निर्धारण करता और मार्गदर्शन करता है। इस परिषद के सदस्यों का चयन अर्थात जिला परिषद के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है। निर्वाचित सदस्यों के अलावा एक उपाध्यक्ष के बीच में व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष पद के लिए पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह पर अनिवार्य रूप से होगी, अर्थात साल में 4 बार इसमें भी बैठक की जाती है। बिहार में जिला परिषद का अनिवार्य रूप से पूरे 1 वर्ष में 4 बैठकें होंगी। केवल जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों को लेकर 7 अस्थायी समितियों का गठन करने का प्रावधान इसमें भी किया गया है। वे 7 अस्थायी समितियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली समिति है सामान्य अस्थायी समिति, दूसरी समिति है वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति, तीसरी समिति है उत्पादन समिति, चौथी समिति सामाजिक न्याय समिति, 5वीं समिति है शिक्षा समिति, 6ठी समिति है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति और 7वीं समिति है लोक निर्माण समिति। अब नेक्स्ट पॉइंट है जिले के सभी ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितियों के बीच समन्वय अर्थात
कड़ी जोड़ने का काम जिला परिषद करती है। अब है राज्य वित्त आयोग। संविधान के 73वें संशोधन में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। यह आयोग राज्य सरकार को त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों को वित्तीय दृष्टि से मजबूत करने का सुझाव देगा। राज्य वित्त आयोग के गठन एवं कार्यों के लिए दिशा निर्देश बनाने का कार्य राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्था को सौंपा गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य सरकार विधिवत अर्थात विधि के अनुरूप गठित करेगा तथा अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन को आगे की कार्यवाही के लिए विधायिका के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। अब आगे है जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विमुक्त धनराशियों का उपयोग बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 47 में और अनुच्छेद 73 के तहत वर्णित क्रियाकलापों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। आगे है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का वित्त पोषण पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि द्वारा और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान के द्वारा और राज्य वित्त आयोग के अनुदानों से किया जाता है। जबकि पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संस्थाओं में इसका 80% से भी अधिक हिस्सा होता है। अर्थात सबसे ज़्यादा जो है पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों में 80% अधिक हिस्सा होता है। अब आगे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं, जिला परिषद की संख्या है बिहार में 38। वहीं आगे के क्रम आपको दिए गए हैं, तो आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर एक बार ज़रूर याद कर लें। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ई पंचायत के बारे में। सरकार ने सभी पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना का शुभारंभ किया, जिससे पंचायतों में पारदर्शिता आ सके, सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके, सेवाओं का कुशल वितरण तथा पंचायतों के प्रबंधन में गुणवत्ता आ सके तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। ई पंचायत एमएमपी के अधीन 11 कोर आम सॉफ्टवेयर की योजना है, जिसके अनुप्रयोगों में PRIA शॉर्ट प्लान प्लस राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल तथा स्थानीय शासन विवरणिका है। इसके अलावा 6 अन्य अनुप्रयोग भी हैं। इसे अप्रैल 2012 में राष्ट्रीय पंचायत दिवस को प्रारंभ किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ई पंचायत का उद्देश्य क्या है? तो ई पंचायत का उद्देश्य पंचायतों में पारदर्शिता लाना, पंचायतों की निर्णय प्रक्रियाओं में सुधार लाना, पंचायतों को सक्षम बनाना आदि है। वहीं ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन राष्ट्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए 216 प्रवीण
साधन सेवी मौजूद हैं। उनमें से अधिकांश को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्थान अर्थात बीपार्ड द्वारा 60 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों को प्रशिक्षण देने और ई पंचायत मिशन मोड परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रवीण साधन सेवियों का एक पूल बनाया गया है। तो यहाँ हुआ पंचायती राज व्यवस्था समाप्त। अब हम लोग इसके प्रश्न कोश को देखेंगे। तो आइए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। अब अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो याद कीजिए, पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में किया गया था, जबकि इसकी रिपोर्ट जो है 1957 में दी गई थी। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को कब स्वीकार किया था? तो याद करेंगे तो याद आएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को 12 जनवरी 1958 को स्वीकार किया था। अब अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया, कौन सा? तो 73वां संशोधन। अब अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था हेतु किया गया संविधान में किया गया 73वां संशोधन कब से देश में प्रभावी हुआ था? तो कब से हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 से। अब अगला प्रश्न है, ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका उत्तर है 243 ए। अगला प्रश्न है, पंचायतों का गठन संबंधी संविधान में अनुच्छेद कौन सा है? तो पंचायतों का गठन संबंधी संविधान में अनुच्छेद 243 बी है। नेक्स्ट है, पंचायतों की शक्तियां संबंधी संविधान में अनुच्छेद कौन सा है? तो पंचायतों की शक्तियां संबंधी संविधान में अनुच्छेद है 243 जी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया है? तो यह जो है बिहार में 2001 से काम करना शुरू किया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में ग्राम पंचायती कितने हैं? तो बिहार में ग्राम पंचायती 8471 है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कितने पंचायत समितियां हैं? तो बिहार में 534 पंचायत समितियां हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिला परिषदें हैं? तो बिहार में 38 जिला परिषदें हैं। अब अगला प्रश्न है, ग्राम सभा है क्या? तो ग्राम सभा एक अस्थाई सभा है। अब अगला प्रश्न है, क्या ग्राम सभा के निर्णयों को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं,
ग्राम सभा के निर्णयों को किसी अन्य संस्थाओं के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियां होते हैं? तो पंचायत समिति में 7 अस्थायी समितियां होते हैं। अब अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायत संस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किए गए हैं? तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण निर्धारित किए गए हैं। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।